and thank you for joining today's session. Today we are going to discuss lab number 12, and the topic of the lab is to implement the PID control on DC motor speed. Previously जो हमने काम किया है उसमें हमने जो DC मोटर थी फर्स्ट ऑफ ऑल उसके ओपन लूप रिस्पॉन्स हमने बनाए थे एंड देन लेटर हमने क्या किया था कि उन ओपन लूप रिस्पॉन्सेस को हमने कंट्रोल किया था। दो किस्म के हमारे पास रिस्पॉन्स थे, वन वाज दी डीसी मोटर स्पीड एंड अदर वाज दी पोजीशन, एंड देन वी implemented some controllers like the digital control and on the position, and then we also implemented the lead and lag compensator on the speed for the purpose of speed control. And today we are going to implement the PID control on this DC motor speed. So first of all, let me introduce you to the PID controller family. So what is a PID controller? You can see by its name, it is a proportional, integral and derivative controller. And जो PID कंट्रोलर है ये वैसे ही आपके पास काम करता है जैसे और कंट्रोलर्स काम करते हैं, लाइक एज अ कंपनसेटर इन सीरीज़ विद द प्लांट। और ये प्लांट क्या है? ये प्लांट हमारे पास हमारी डीसी मोटर है, एंड ये जो कंट्रोलर है ये आपके पास जो है एक PID कंट्रोलर होगा। और इसके अलावा इस जितने हमने इससे पहले भी जो सिस्टम्स इम्प्लीमेंट किए हैं वो भी इसी तरह था, और ये क्लोज लूप हमारे पास एक पाथ बना रहा है। सो इफ़ यू सी दिस डायग्राम, इन दिस डायग्राम R इज़ योर रेफरेंस, जो आप रेफरेंस देना चाहते हो, जो डिज़ायर्ड आपकी वैल्यू है, ठीक है। एंड देन यू हैव E इज़ द एरर, द डिफरेंस बिटवीन R एंड Y, ठीक है जी। R इज़ योर रेफरेंस, Y इज़ योर आउटपुट, and the difference of these two variables is E, which is error. And then U is the control signal. जो U है वो कंट्रोल सिग्नल बेस करता है E के ऊपर के कितना डिफरेंस है आपके रेफरेंस में और जो आपका आउटपुट है उसमें। एंड जो कंट्रोलर का ब्लॉक है इसके अंदर अब क्या होगा? इस कंट्रोलर के ब्लॉक के अंदर आपके पास प्रोपोर्शनल गेन होगा, इंटीग्रल गेन होगा और डेरिवेटिव गेन होगा। एंड अब ये जो डिफरेंट गेन्स हैं P, I और D, ये भी मैं सेपरेटली आपको समझा दूंगा कि हर एक का क्या फंक्शन है एंड हाउ दे आर गोइंग टू वर्क। सो नंबर 1 इज़ द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। और जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है ये आपके पास क्या करता है? इट विल अफेक्ट दी राइज टाइम, ठीक है ना। ये राइज टाइम को आपके पास कम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक मोटर की एग्ज़ाम्पल ले लें तो एक आप चाहते हो कि आपकी मोटर एक ख़ास RPM पे रोटेट करे, सच एज़ आप कहते हो कि 1500 RPM पे रोटेट करे, ठीक है। तो अब 0 से 1500 RPM पे पहुंचने के लिए वो जितना टाइम लगाएगा, ठीक है, एकदम से तो स्पीड जैसे ही आप उसको ऑन करोगे तो स्पीड 1500 नहीं हो जाएगी, तो इट विल टेक सम टाइम। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की वैल्यू आप जितनी ज़्यादा करोगे तो उतनी जल्दी वो पहुंचेगा 1500 के करीब, ठीक है। तो जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है राइज टाइम को वो कम करता है। और अगर राइज टाइम आप डेफिनेशन में देख लें तो तकरीबन ये आपके पास 0.1 से लेके 0.9 अराउंड 0.9 जो है ये आपके सिस्टम जितना टाइम लगाता है पहुंचने में तो वो वैल्यू होती है। लेकिन ये स्टेडी स्टेट एरर को एलिमिनेट नहीं करता। इट मीन्स के फॉर एग्जांपल आपकी मोटर ने जो थे वो 1500 RPM अचीव करने थे, तो ये कहीं जाके उसको 1400 पे या हो सकता है 1450 RPM पे उसको उस तक ले जाए। लेकिन
पूरी तरह ये ओवरकम नहीं करेगा। हाँ, कुछ केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे लकीली आपके पास वैल्यू जो है या जो आपकी स्पीड है वो 1500 पे पहुँच जाएगी, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है वो राइज टाइम को कम करेगा। ठीक है, यानी अगर आप कार की एग्जांपल ले लें तो कार की पिक आपकी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन वो उस स्पीड तक नहीं पहुंच सकेगा एग्जैक्टली जो आप चाह रहे हो। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर राइज टाइम को कम करता है। ठीक है, और इसकी मदद से जब राइज टाइम कम हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारे जो रिस्पॉन्स है वो क्विक हो जाएगा, जल्दी हमारी जो वैल्यू है वो हम अचीव करेंगे। देन वी हैव इंटीग्रल कंट्रोल। ठीक है जी, KI integral control will have the effect on eliminating the steady state error. ठीक है, it means के if you want to achieve a desired output और वो आउटपुट प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की मदद से अचीव नहीं हो रहा, तो वो आउटपुट आपको इंटीग्रल जो कंट्रोलर है उसकी आप जब उसका गेन आप उस पर एंटर करोगे, ठीक है, अब इम्प्लीमेंट करोगे, यानी कि PI कंट्रोलर हो जाएगा इस केस में, देन इट विल बी एलिमिनेटेड, जो स्टेडी स्टेट एरर है वो आपका ख़त्म हो जाएगा एंड इवेंचुअली जो आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो आपको मिलेगा। सो दिस इज़ द रोल ऑफ अ इंटीग्रल कंट्रोलर एंड जो रिस्पॉन्स है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ठीक है, वो स्लोअर होगा इस केस में, और स्टेबिलिटी का कोई इसमें जो है ना गारंटी नहीं है। मतलब मे बी आपका सिस्टम कुछ इस किस्म का रिस्पॉन्स दे, ठीक है, स्टेबल तो हो जाएगा लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑसिलेशंस आएंगी। ठीक है, तो जो PI कंट्रोलर था वो क्या कर रहा था, वो आपको एक ख़ास वैल्यू पे ले जा रहा था, और अगर मैं इसको ज़रा सा रेज कर दूँ, दोबारा से बना दूँ, सो वो आपको एक ख़ास वैल्यू तक ले जा रहा था, आपका राइज टाइम कम कर रहा था। ठीक है ना, जो राइज टाइम आपका हो सकता था इस किस्म का, वो अब इस किस्म का हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका KP कंट्रोलर है राइज टाइम कम कर रहा था, देन आपका KI कंट्रोलर आ गया। ठीक है, जो आपने अचीव करनी थी अपनी स्टेडी स्टेट वहाँ तक तो वो उसको ले आएगा, लेकिन अगेन इसमें ऑसिलेशंस आएंगी और इस ऑसिलेशन की वजह से जो आपका रिस्पांस है वो स्लोअर होगा। मतलब कि जितनी ज़्यादा ऑसिलेशन होंगी या जितना ज़्यादा ओवरशूट होगा, ठीक है, ओवरशूट हमने डिस्कस किया था कि हमारी डिज़ायर्ड वैल्यू से अगर वैल्यू आगे चली जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो वो ओवरशूट आ जाता है, और ये एक नॉर्मल सी बात है, ओवरशूट आता है सिस्टम में। तो अगर ज़्यादा ओवरशूट होगा तो फिर ज़्यादा ऑसिलेशंस होंगी, और इंटीग्रल कंट्रोल की वजह से स्टेबिलिटी पे इफ़ेक्ट होगा। सो ये एक इसका ड्रॉबैक है। तो इस स्टेबिलिटी के इशू को ओवरकम करने के लिए फिर हम इंट्रोड्यूस करते हैं सिस्टम में डेरिवेटिव कंट्रोल। और डेरिवेटिव कंट्रोल क्या करता है जी, कि सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज़ करेगा, जिस तरह मैंने बताया, ओवरशूट को कम करेगा जी, और इसकी मदद से ट्रांजिएंट रिस्पांस कम हो जाएगा। तो मतलब कि अगर आपके पास ओवरशूट पहले फॉर एग्जांपल 1.6 था या 1.4 था, तो अब वो रिड्यूस होके उस 1.6 या 1.4 से कम वैल्यू पे आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ स्टेबिलिटी आपके पास कैसे आएगी कि ओवरशूट जब कम हो जाएगा तो ऑसिलेशन भी कम हो जाएंगी और आपका सिस्टम डिज़ायर्ड वैल्यू पे जल्दी आएगा, क्विकर आएगा। ठीक है, तो अगेन मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर देता हूँ PID कंट्रोल को। जो P कंट्रोलर है वो राइज टाइम को कम करता है। ठीक है, आपके इनिशियल जो सिस्टम का रिस्पांस है उसको क्विक करता है, उसको जो है वो टाइम एफिशिएंट बनाता है, और लेकिन इसकी वजह से आपकी स्टेडी स्टेट एरर आ जाता है, मतलब कि वो जो डिज़ायर्ड वैल्यू उसको अचीव नहीं कर सकता। देन जो इंटीग्रल कंट्रोल है उसमें आपके पास क्या होता है कि उसकी वजह से जब इंटीग्रल कंट्रोल आप सिस्टम पे इम्प्लीमेंट करते हो तो व्हाट हैपन्स कि आपका जो स्टेडी स्टेट एरर है वो ख़त्म हो जाता है। मींस कि अगर आपने मोटर 1500 पे आप चाह रहे थे कि 1500 RPM पे रोटेट करे तो 1500 RPM पे वो आ जाती है,
लेकिन अगर आप ये चाह रहे थे कि 1500 आरपीएम पे वो आ जाए 2 सेकंड के अंदर अंदर, सही है, तो मे भी 2 सेकंड के अंदर ना आए, वो कहीं जाके 3 सेकंड या 4 सेकंड बाद आए, तो वो इफेक्ट, ठीक है, तो मतलब सिस्टम की स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो उस चीज़ को ओवरकम करता है आपका डेरिवेटिव कंट्रोल। और डेरिवेटिव कंट्रोल क्या करता है कि आपका जो सिस्टम में जो ओवरशूट है उसको कम कर देता है, ठीक है, जो ये ओवरशूट आपको नज़र आ रहा है इसको कम कर देता है, जिसकी वजह से ऑसिलेशंस कम हो जाती हैं एंड जो आपका रिज़ल्ट है उसमें क्या होता है कि आप स्टेबिलिटी हासिल हो जाती है। अच्छा जी, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा पीआईडी कंट्रोलर का जो कॉन्सेप्ट है। अगर अभी स्टूडेंट्स तो हमारे पास हैं, जलाल हैं, अब्बास हैं, आमिर, सनाउल्ला, एहसान, आई होप कि कुछ आइडिया आपको हो गया होगा पीआईडी कंट्रोलर का। अच्छा जी, ओके ओके जी, एहसान कह रहे हैं यस सर, ठीक है जी, ठीक है, ज़बरदस्त, क्लियर है, ओके। सो यहाँ पे एक टेबल भी गिवन है जी, और इस टेबल में अगर आप देख लें तो पी आई और डी रिस्पॉन्सेज, अब इनको अलग अलग हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये गेन ऐसा नहीं है कि आपने पी आई डी एक साथ ही इम्प्लीमेंट कर लेना है या ये तीनों एक वक्त में ही आपने यूज़ करने हैं, नहीं, आप इनको अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे सिर्फ के पी गेन चाहिए, यानी कि आपका जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है वो आपकी नीड्स को पूरा कर रहा है, तो आप जस्ट प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे अब प्रोपोर्शनल के साथ इंटीग्रल भी चाहिए, तो फिर आप पी आई कंट्रोलर यूज़ करेंगे। एंड देन जहाँ पे अगेन स्टेबिलिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है पी आई कंट्रोलर की वजह से, तो फिर आप डेरिवेटिव कंट्रोल यूज़ करेंगे। तो ज़्यादा जो कॉमन है, जो आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो यूज़ हो रहे हैं, वो पी आई कंट्रोलर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और उसके बाद फिर स्टेबिलिटी के इश्यूज़ अगर आ जाएँ तो फिर डी भी उसमें शामिल कर लिया जाता है। So now if you see the table, तो CL means the closed loop response, and the closed loop response here जिसमें आप देखते हैं कि जो KP है, ठीक है ना, अब KP क्या करता है, राइज टाइम कम कर देता है जी, ओवरशूट ही इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है, सेटलिंग टाइम में कुछ चेंज लाता है, और स्टेडी स्टेट एरर को डिक्रीज़ कर देता है, यानी मतलब पूरा इसको एलिमिनेट नहीं करता लेकिन डिक्रीज़ कर देता है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है के आई कंट्रोलर। के आई कंट्रोलर राइज टाइम को फर्दर डिक्रीज़ करता है, देन ओवरशूट को इंक्रीज़ करता है। अगेन देखें ओवरशूट ज़्यादा हो रहा है, के पी अगर पी जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर था उसने भी इसको ज़्यादा कर दिया है, एंड देन जो इंटीग्रल कंट्रोलर था उसने भी इसको ज़्यादा कर दिया। सेटलिंग टाइम को इंक्रीज़ कर देता है। अब सेटलिंग टाइम क्यों इंक्रीज़ हुआ, मैंने आपको बताया कि जो अगर सिर्फ के पी कंट्रोलर है तो वो कुछ इस किस्म का होगा, ठीक है, जो डिज़ायर्ड वैल्यू है उससे इसका डिफरेंस होगा, ठीक है, के पी के केस में। फिर जब के आई आ जाएगा तो क्या होगा कि अब सॉरी ये ठीक है, तो अब के आई के केस में क्या होगा आपके पास के यहाँ पे ओवरशूट जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा, और जिसकी वजह से ऑसिलेशन ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो के पी है इसका ओवरशूट में कम कर देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो, ये ठीक है। तो अब ओवरशूट ज़्यादा हो जाएगा, डिज़ायर्ड वैल्यू पे तो ये आ जाएगा, लेकिन ओवरशूट की ज़्यादा होने की वजह से फिर टाइम ज़्यादा लगाएगा, ठीक है। देन जब और स्टेडी स्टेट एरर को ये एलिमिनेट कर देगा, मतलब जो डिज़ायर्ड वैल्यू थी अगर हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो 1 पे ये इसको ज़रूर स्टेबल करेगा। एंड देन फिर के डी है, ठीक है, के डी जो है वो राइज टाइम में स्मॉल चेंज लाएगा, ओवरशूट ही कम करेगा। इसका जो मेन फंक्शन है वो ओवरशूट को कम करना है। इसी तरह के पी का मेन फंक्शन जो है वो राइज टाइम को डिक्रीज़ करना है, और के आई का जो मेन फंक्शन है वो एलिमिनेट करना है स्टेडी स्टेट एरर को, ठीक है। के डी की वजह से स्टेडी स्टेट टाइम सेटलिंग टाइम भी कम हो जाएगा, ठीक है। अगेन ये भी एक और इसका प्लस पॉइंट है। और के जो स्टेडी स्टेट एरर है नो चेंज, क्योंकि वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है इन द केस ऑफ
जो आपका के आई ने उसको ऑलरेडी ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो के पी की जो मेन जॉब है दैट इज़ टू डिक्रीज़ दी राइज टाइम। के आई की जो है वो स्टेडी स्टेट एरर को उसने जो है वो एलिमिनेट करना है, उसका फंक्शन ये है। और के डी का फंक्शन क्या है कि उसने ओवरशूट को कम करना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जब ओवरशूट कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो सेटलिंग टाइम है वो कम हो जाएगा। ओके जी, अब हम आगे जाते हैं, ठीक है, ओपन लूप रिस्पांस की तरफ। और ये हम बना चुके हैं काफ़ी दफ़ा ये जो मॉडल है स्पीड का, ठीक है। और फिर इसी को आज हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ओपन लूप रिस्पांस आपको पता है कि इसमें हमारे पास कंट्रोल नहीं होता। अगर हम 1 इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट पे हमें 0.1 आरपीएम मिल रहे होते हैं। और हम ये चाहते थे कि हम अगर 1 इनपुट दें तो आउटपुट पे 1 ही हमारे पास आउटपुट आए, ठीक है। एंड आल्सो जो हमने क्लोज लूप कंट्रोलर्स हमने यूज़ किए थे, जिस तरह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो लग जाते हैं इन सीरीज़ विद योर प्लांट। यानी प्लांट आपकी डीसी मोटर है और जो कंट्रोलर है वो ये आपका पीआईडी या कोई भी कंट्रोलर हो सकता है, आज के केस में जिस तरह पीआईडी है, तो सीरीज़ में लग जाता है और फिर एक क्लोज लूप आपके पास बन रहा होता है। तो ये कुछ इस किस्म की शेप होगी हमारे सिस्टम की, जिसमें हम डीसी मोटर की स्पीड का मॉडल लगाएंगे। ये मॉडल कौन सा है? यही जो हमने यहाँ पे बनाया था ओपन लूप रिस्पांस के लिए। तो ये हमारे पास मॉडल होगा, ठीक है। ये जो आपको अभी आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है डीसी मोटर का, ये मॉडल होगा और इसको हम एक सब सिस्टम बना लेंगे। और फिर बहुत ही सिंपल है, हम इसके साथ सीरीज़ में एक पीआईडी कंट्रोलर लगा लेंगे। पहले हम इस पे पी का इफ़ेक्ट देखेंगे, फिर आई का इफ़ेक्ट देखेंगे और फिर डी का इफ़ेक्ट देखेंगे। सही है जी। तो सबसे पहले मैं चला जाता हूँ मैटलैब पे एंड इट्स वेरी गुड, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास एक मॉडल है जो मैंने बनाया था, ठीक है। ये देख लें, अगेन वही मॉडल है जो हम प्रीवियसली लैब्स में बना चुके हैं। एंड इसी मॉडल का फिर मैंने एक सब सिस्टम बनाया है, ये डीसी मोटर की स्पीड का मॉडल है। तो ऑल आई हैव टू डू नाउ इज़ अच्छा, आल्सो इसकी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इसके अंदर जो ये वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं के ई के टी, आपको पता है कि ये कमांड विंडो में भी आप दे सकते हो या फिर आप जो एम फाइल है उसमें भी इनको डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है। और ये पैरामीटर्स आपको कहाँ से मिलेंगे? कोई भी मोटर जब आप उस पर काम करने लगोगे तो जो उसकी डेटा शीट है या उसके ऊपर जो रेटिंग प्लेट है उसकी मदद से आप इसको फाइंड कर सकते हो और कंपनी की तरफ से बेसिकली ये आपको प्रोवाइडेड होगी। अच्छा जी, देन अब मैंने सिंपली क्या करना है जी कि यहाँ पे इसके साथ एक पीआईडी कंट्रोलर लगाना है। और आई होप कि ये सबको समझ आता होगा। मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर देता हूँ कि हमने पिछली अगर लैब्स देखें तो हमने 2 इक्वेशंस यूज़ की थी, एक इलेक्ट्रिकल पार्ट की इक्वेशन थी, एक मैकेनिकल पार्ट की। तो अभी जो ऊपर का पोर्शन मैंने हाईलाइट किया है, दिस इज़ द इलेक्ट्रिकल पार्ट ऑफ माय डीसी मोटर, जिसमें इनपुट जो है मेरा वोल्टेज है एंड देन 1/L इज़ एक्चुअली द इंडक्टेंस, ठीक है। यहाँ पे ये गेन लिखा हुआ है, ये गेन के ब्लॉक में बेसिकली इंडक्टेंस है। एंड देन रेजिस्टेंस हमारे पास है, के ई हमारे पास बैक ईएमएफ को कांस्टेंट है जो कि बैक ईएमएफ जनरेट होगा। और ये सारी चीज़ें मिल के हमारे पास जो आउटपुट यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। ये करंट पर हम दे देंगे के टी को। के टी हमारे पास टॉर्क कांस्टेंट है कि मतलब 1 एम्पेयर के लिए मोटर कितना टॉर्क जनरेट करेगा, 2 एम्पेयर के लिए कितना टॉर्क जनरेट करेगा, ठीक है। तो मतलब कि कितने करंट के लिए कितना टॉर्क जनरेट होगा, तो के टी हमारे पास वो वैल्यू है। और ये ऑलरेडी ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे जो मैटलैब है इसमें डिफ़ाइन कर चुके हैं इसको। और के टी और के ई की वैल्यू इक्वल ही होती है। देन जो नीचे ये आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द इलेक्ट्रिकल पोर्शन, मैकेनिकल पोर्शन। और इस मैकेनिकल पोर्शन में आपके पास इनर्शिया है और डैम्पिंग है जी, ठीक है। इंटीग्रेटर्स क्यों लगे हुए हैं? इंटीग्रेटर्स इसलिए लगे हुए हैं कि यहाँ पे आपके पास जो ये इक्वेशन है इससे जो आउटपुट आता है, दिस इज़ एक्चुअली दी
चेंज इन करंट, ठीक है। इसकी मदद से जो आउटपुट आता है तो वो आपके पास क्या होता है कि चेंज इन करंट होता है। एंड इंटीग्रेटर लगाने से या वो डेरिवेटिव ऑफ करंट होता है, और इंटीग्रेटर लगाने से क्या होता है कि यहाँ पे हमें आई मिल जाता है जो कि हमारा करंट है। देन इसी तरह यहाँ पे इंटीग्रेटर लगाने से का क्या फ़ायदा है मैकेनिकल पोर्शन में, वो ये फ़ायदा है कि हमारे पास जो मैकेनिकल पार्ट की जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या हमें देती है, एक्सेलरेशन एक्चुअली हमें देती है, ठीक है। यहाँ डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा हमारे पास आता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जब हमारे पास आती है, ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। इसको मैं इधर लिख देता हूँ। एक्सेलरेशन इज डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन एक्चुअली, ठीक है। तो एक्सेलरेशन से अगर हमने स्पीड बनानी हो तो हम क्या करेंगे कि उसका हम जो है वो डेरिवेटिव इंटीग्रल ले लेंगे, तो एक डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द मेन आइडिया। और ये जितने भी प्रीवियस लैब्स हैं उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यू कैन गो टू दोज वीडियोज़ और वहाँ पे आप इसको इफ़ेक्टिवली सीख सकते हो। तो कमिंग बैक टूवर्ड्स आवर मेन मॉडल, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी कि जो डीसी मोटर स्पीड का जो मॉडल था इसके साथ अब हमने पीआईडी कंट्रोलर लगाना है। तो मैं सिमुलिंक की लाइब्रेरी ओपन कर लूँगा और सिमुलिंक की लाइब्रेरी में मेरे पास जो पीआईडी कंट्रोलर है वो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दूँगा, ठीक है जी। कुछ टाइम ये लेगा बिकॉज सिमुलिंक थोड़ा सा हैवी है मैटलैब में। अच्छा जी, तो सिमुलिंक के अंदर, ठीक है, अब मुझे कहाँ से ये मिलेगा, देखिए मैंने स्लाइड्स में भी बताया हुआ है कि कंटिन्यूस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसफ़र फंक्शन भी कंटिन्यूस में होता है और ये जो पीआईडी कंट्रोलर है ये भी कंटिन्यूस में ही आपको मिलेगा। ये देखें जी, एक सेकंड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक सिंपल हमारे पास पीआईडी कंट्रोलर है। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। इसके अलावा हमें एक स्टेप और एक स्कोप भी चाहिए। स्टेप से हम इनपुट देंगे और स्कोप से हम एक्चुअली क्या करेंगे, आउटपुट हम लेंगे अपना जी। तो स्टेप हमें कहाँ से मिलेगा, अच्छा ये तो पीआईडी कंट्रोलर आ गया है, इसको मैं ज़रा सा, ठीक है, ये मैं कनेक्ट कर देता हूँ। स्टेप हमें सोर्सेज से मिलेगा जी, एंड कॉमनली यूज ब्लॉक में भी अक्सर होता है, ठीक है जी। ये हमारे पास स्टेप आ गया है एंड सिंक्स से हमें स्कोप मिल जाएगा जी। ये हमारा आउटपुट होगा एक्चुअली जो स्कोप है। अच्छा जी, तो जस्ट कनेक्ट मैं कर देता हूँ। जो लोग मैटलैब पे काम कर रहे हैं तो दे कैन रिलेट इट मोर कि किस तरह मैं तो ख्वाहिश है कि सारे ही काम कर रहे हो, लेकिन आई डोंट नो कि किन लोगों के पास मैटलैब अवेलेबल है और नहीं या नहीं है। तो जो लोग काम कर रहे हैं तो उनको आइडिया होगा कि किस तरह ये ब्लॉक्स कनेक्ट होते हैं। अच्छा जी, एक हमें समर भी चाहिए, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सम भी आप ले सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। ऐड भी आप लगा सकते हो, तो ऐड लगा लेते हैं, चलें, ठीक है। और लेकिन इस आपने डिफरेंस के लिए इसको यूज़ करना है, तो अब आपने क्या करना होगा कि इसको जो है वो डबल क्लिक करके प्लस और माइनस करना होगा, ताकि एक प्लस पॉजिटिव इनपुट आ जाए और दूसरा जो इनपुट आएगा उसको माइनस कंसिडर करेगा, तो दोनों का डिफरेंस हमें दे देगा। एंड अगेन शेप आप इसकी चेंज कर सकते हो, ठीक है। राउंड कर सकते हो, रेक्टेंगुलर जिस तरह भी है, और राउंड पे क्लिक करोगे तो ये राउंड हो जाएगा। ये देखें जी, ये राउंड के शेप में आ गया, ठीक है। तो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, साथ साथ सेव भी करते जाएं अपने इस ब्लॉक को। ओके, तो स्टेप टाइम को हम देखें जी। स्टेप टाइम हमने ज़ीरो कर देना है। स्टेप का अगर ब्लॉक जिन लोगों ने यूज़ किया है, तो स्टेप का जो ब्लॉक है ये आपको एक इनिशियल इनपुट, स्टेप इनपुट देता है। मतलब आप एक दो लेवल्स, मतलब इनिशियल वैल्यू पे अगर आपने कोई वैल्यू देनी है, इनिशियली आपने ज़ीरो रखना है, एक तरह का ये स्विच सा बन जाता है। तो आप जितना स्टेप टाइम दोगे उतने सेकंड्स के लिए ये एक्चुअली जो है वो
इनिशियल वैल्यू पे रहेगा और उसके बाद फाइनल पे चला जाएगा। तो स्टेप टाइम हमने तो एक ही वैल्यू उसको देनी है, तो स्टेप टाइम हम 0 कर लेते हैं। एंड देन स्लाइड्स में आगे चले जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमने क्या करना है कि हमने अपने PID के ब्लॉक को इसमें लगा देना है, लेकिन हमने प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल की वैल्यू बहुत कम रखनी है, 1 1 हम रख लेते हैं, ठीक है, और P भी 1 रख लेते हैं और I भी 1 रख लेते हैं। देखें, जब आप PID के ब्लॉक को डबल क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि इसके अंदर आपको P, I और D वैल्यूज़ आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखें P, I और D, तो इनिशियली P, I और D ये हैं जी। और इसको ट्यून भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक ऑटोमेटिक फंक्शन है ट्यूनिंग का, ये भी मैं आपको एंड में बताऊंगा कि कैसे इसको आप ट्यून कर सकते हो। तो बड़ी आसानी से जो है आप इसको ट्यून कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल हम इसको जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं उसी पे हम चलाते हैं जी, ठीक है, और देखते हैं कि आउटपुट हमारे पास कैसा आ रहा है। अच्छा, ये टाइम भी हम ज़रा सा इसका कर देते हैं, कितना है, 10 कर देते हैं इसको, ठीक है। स्पीड के लिए हम इसको 10 कर देते हैं। सो पहले हम क्या करेंगे कि इसकी इनिशियल वैल्यूज़ पे इसको ऑपरेट करेंगे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, एंड आफ्टर दैट फिर हम देखेंगे कि P, I और D से क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये पॉज्ड है अभी, सॉरी, इसको मैं प्ले कर देता हूँ। तो ये देखें, अभी आपके पास जो रिस्पांस है वो जो डिज़ायर्ड रिस्पांस है वो नहीं आ रहा, ठीक है। जो हम चाहते हैं तो वो हमें यहाँ पे, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ और ये ग्राफ में इधर ले आता हूँ। तो जो डिज़ायर्ड रिस्पांस है वो हमें नहीं मिल रहा, और अभी हम क्या करते हैं कि जी ज़रा कोशिश करते हैं कि ये जो डिज़ायर्ड रिस्पांस है हमें मिल जाए। तो ट्यूनिंग का बेसिकली क्या तरीका है, एक तो इसमें आपके पास ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू के लिए एक ट्यूनर है। सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, आप हिट एंड ट्रायल पे इसको यूज़ कर सकते हो, मतलब कि आप ये वैल्यूज़ जो हैं आपकी जो कि P, I और D की वैल्यूज़ हैं, इसको आप इंक्रीज़ कर सकते हो टाइम टू टाइम और आउटपुट देख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले जो PID कंट्रोलर है इसमें मैं प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को अब, ठीक है, 50 तक ले जाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, मतलब आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं और इसका इफ़ेक्ट देख सकते हैं कि जब मैं प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की वैल्यू ज़्यादा करूँगा तो क्या होगा, और आपके पास क्या होगा एक्चुअली कि जो आपका राइज टाइम है वो कम हो रहा होगा, ठीक है ना। तो अब ये देखें, जब मैंने इसको 50 कर दिया है तो मेरे पास जो रिस्पांस अब आ रहा है तो वो पहले काफ़ी स्लोली ये जा रहा था 1 की तरफ, ठीक है, क्योंकि मेरा स्टेप इनपुट जो है उसकी फाइनल वैल्यू है 1। तो इट मीन्स कि मुझे आउटपुट पे 1 चाहिए, ठीक है ना। मुझे मशीन का जो आउटपुट है उस पे जो स्पीड है मुझे 1 चाहिए, 1 RPM चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल है ये, आपको डेफिनेटली ज़्यादा RPM चाहिए होते हैं, लेकिन जस्ट मैं कहता हूँ कि 1 RPM अगर मुझे चाहिए। तो अब जब कंट्रोलर मैंने इम्प्लीमेंट किया है तो पहुँच तो वो गया है, ठीक है, लेकिन 1 तक नहीं पहुँचा, तकरीबन 0.8 और 1 के दरमियान कहीं पे ये है। एंड यू कैन सी के एक छोटा सा ओवरशूट भी इसमें आ रहा है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर हमने ज़्यादा किया है जिसकी वजह से हमारा जो राइज टाइम है वो कम हो गया। एंड अब हम आगे जाते हैं, देखते हैं कि इंटीग्रल कंट्रोलर से अब क्या होता है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि जो इंटीग्रल कंट्रोल है इसको मैं कर देता हूँ 50, ठीक है ना। अब मैंने इंटीग्रल को भी 50 कर दिया। सो एज आई टोल्ड यू कि इंटीग्रल जो हमारे पास कंट्रोल है दैट इज़ फॉर रिमूविंग द स्टेडी स्टेट एरर। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो स्टेडी स्टेट एरर है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। 1 पे हम इसको लाना चाह रहे थे, 1 पे ये आ गया है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये थोड़ा और स्टेबल हो जाए तो फिर आप क्या करोगे कि इसमें जो KD है वो इंट्रोड्यूस करोगे,
ठीक है ना, और KD की वजह से क्या होगा, आपका ओवरशूट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और KD की वैल्यू अमूमन कम ही होती है, मतलब P और I के निस्बत ये वैल्यू कम होती है। सो इसको मैं 5 कर लेता हूँ, ठीक है। एंड अगेन इस सिमुलेशन को हम रन करते हैं एंड नाउ यू कैन सी के ओवरशूट आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। तो दिस इज़ द PID कंट्रोलर। एंड देन देर इज़ अनदर ऑप्शन जिसमें आप इसको ऑटोमेटिकली ट्यून कर सकते हो। जस्ट आप PID पे डबल क्लिक करें एंड देन यू कैन सी कि यहाँ पे एक ट्यून का ऑप्शन है जी, ठीक है। और ये ट्यून के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक अलग से एक विंडो खुल जाएगी जहाँ पे आप इसको ख़ुद ही जो है वो मॉडल आई मीन के इसको आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो अपने प्लांट को अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, ठीक है। तो अभी ये ओपन होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो इट विल टेक सम टाइम। अच्छा जी, मैसेजेस, अच्छा जी, तो यस सर ये आए हुए हैं, ठीक है। ओके, तो जब तक ये ट्यूनर ओपन हो रहा है मैं ज़रा सा, अच्छा चलें वो ओपन हो गया है, चलें फिर एंड में ही बाकी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज मैं थोड़ा सा लास्ट टाइम भी मैंने बताया था प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है, जो फाइनल का प्रोजेक्ट है, तो आज भी मैं ज़रा सा आपको गाइड कर दूँगा। अच्छा जी, तो ये ज़रा सा भी टाइम ले रहा है जिसमें आपके पास PID ट्यूनर है, ठीक है, बल्कि ये आ गया। नाउ अब देखें ये जो PID का आपका ट्यूनर है, तो इसमें आपको देखें कि आपका जो रिस्पांस आपने जनरेट किया है वो भी आपको बता रहा है, और जो आपका ट्यून रिस्पांस है वो भी आपको बता रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो आपके पास रिस्पांस टाइम, ठीक है, जब आप रिस्पांस टाइम को चेंज करते हो, ठीक है, तो ये अब आपके पास जो है, अगर आपने इसको स्लो करना है, ठीक है, तब भी आपको टाइम बता रहा है कि इतने टाइम में सेटल हो जाएगा। अगर आपने इसको फास्ट करना है तब भी आप इसको सेटल कर सकते हो। तो आपकी नीड के मुताबिक आप यहाँ पे अपनी सिलेक्शन कर सकते हो। एंड देन देयर इज़ द बिहेवियर, ठीक है, एक एग्रेसिव बिहेवियर है, ठीक है। एग्रेसिव बिहेवियर क्या कर रहा है जी, कि ये बड़ी क्विकली आपके रिस्पॉन्स को ट्यून करेगा, ठीक है। और लेकिन एग्रेसिव बिहेवियर में इवेंचुअली क्या होगा कि आपकी एफ़र्ट ज़्यादा लगेगी, और जब एक चीज़ एफ़र्ट ज़्यादा लगाती है तो फिर क्या होता है कि उसमें वेयर एंड टेयर ज़्यादा होगा। मतलब सिस्टम एफ़र्ट लगा रहा है, उसकी लाइफ कम होगी। जैसा आप अपनी एग्जांपल भी ले सकते हो कि देयर इज़ अ डिफरेंस, अगर आप ओलंपिक्स देख लो तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ डैश एंड अ मैराथन। और डैश क्या होता है, 100 मीटर्स का होता है, रेस जो होती है उसमें बड़ी तेज़ी से लोग भागते हैं, ठीक है। और उसैन बोल्ट जो कि बहुत क्या फास्टेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट है, ठीक है, तो उनका बड़ा क्विक रिकॉर्ड है। लेकिन डैश के जो हैं वो 100 मीटर डैश के अलग रनर्स होते हैं। एंड देन देयर इज़ अ मैराथन। मैराथन बड़ी लंबी रेस होती है, ठीक है, उसमें फासला ज़्यादा होता है, किलोमीटर्स में होता है, 4-5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर आपने रन करना होता है। तो रोबस्टनेस जो है वो मैराथन के लिए, ठीक है, आपको एक रोबस्ट जो सिस्टम है वो आपको चाहिए जो कि ज़्यादा टाइम चल सके, ठीक है। रोबस्टनेस क्या होती है कि वो जो हर आई मीन के ज़्यादा सा चले, यानी हर तरह का वो जो है वो इन्वायरमेंट में वो काम कर सके, ठीक है। और एग्रेसिवनेस के लिए एक ख़ास पीरियड में वो काम करेगा, ठीक है, मतलब उसके लाइफ सिस्टम की कम होगी। तो आप इधर भी आप अपने मतलब देख सकते हो कि आपको सिस्टम में क्या चाहिए, ठीक है। एंड देन वंस आपने ये चीज़ें सेट कर दी, उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है अपडेट ब्लॉक का, ठीक है। तो ये देखें अपडेट ब्लॉक है जी। एक्सपोर्ट आप कर सकते हो अपनी वैल्यूज़ को मैटलैब में, PID की वैल्यूज़ आ जाएँ, ठीक है। जब आप इसको क्लिक करोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि अब आपकी वैल्यूज़ अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। तो अब ज़रा देखते हैं जाके।
ये देखें, तो ये देखें जो वैल्यूज़ हमने दी थी वो चेंज हो गई हैं, ठीक है। सो ट्यूनर जो है काफ़ी अच्छा आपके पास काम करता है और एग्जैक्टली जो आपको आउटपुट चाहिए तो वो आपको देता है, ठीक है। तो आप कंटिन्यूस टाइम में भी इसको यूज़ कर सकते हो, डिस्क्रीट टाइम में भी यूज़ कर सकते हो, सो इट्स अप टू यू। अच्छा जी, देन देयर इज़ द लैब टास्क, और लैब टास्क में आपको बता देता हूँ, ठीक है। लैब टास्क में आपने क्या करना है जी, कहता है जनरेट द क्लोज लूप स्टेप रिस्पॉन्स यूजिंग PID कंट्रोलर फॉर द DC मोटर विद द फॉलोइंग पैरामीटर्स, ठीक है। इनपुट वोल्टेज अपनी ID आपने दे देनी है, जिस तरह मैंने 1 दी थी, आपने अपनी ID 3 इसमें देना है, ठीक है। कुछ ये पैरामीटर्स हैं, और फिर PID को ऐसे ट्यून करना है कि ओवरशूट आपका लेस देन 5 हो, सेटलिंग टाइम 2 सेकेंड्स का हो, और स्टेडी स्टेट एरर जो है वो लेस देन 1% हो। एंड देन सेकेंडली आपने इसी मॉडल को डिस्टर्बेंस के साथ ऑपरेट करना है, डिस्टर्बेंस इसमें ऐड करनी है। अच्छा जी, तो अब मैं अटेंडेंस भी ले लूँगा, एंड साथ में अगर कोई क्वेश्चंस हों तो वो भी मैं आपके ले लूँगा। ओके जी। अच्छा, एक और बात ये है कि जो असाइनमेंट है अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने जमा भी किए हैं, ठीक है। आमिर ने कुछ जमा किए हैं, अब्बास ख़ान ने जमा किए हुए हैं, ठीक है। अज़ान अहमद है, ईसा, फ़हद, हारून, जलाल ने भी सारे जमा किए हैं, अब्बास ख़ान, ज़करिया, उसामा, नोमान, रहीम। इसके अलावा काफ़ी लोगों के टास्क मिसिंग है, ठीक है। वली ने 2 टास्क सिर्फ जमा किए। तो ये टास्क ज़रूर आप लोग सबमिट करें, क्योंकि देखें अभी ऑनलाइन सिस्टम है साथ, और ज़्यादा वेटेज जो है आपके इसी जो ये टास्क हैं, और फिर जो प्रोजेक्ट होगा, और जो एंड में फिर आपको जो एक मैं हो सकता है कि वो वाई में प्रोजेक्ट में ले लूँ, तो या इन टास्क में ले लूँ, तो इस वक्त जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके ग्रेड्स के लिए इन टास्क को करना, ठीक है। तो 31 में इसकी जो डेडलाइन थी, ठीक है, लेकिन अगर कोई इस वीक में भी जमा कर देता है तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके नंबर ना काटूँ, लेकिन इसके बाद फिर जो है ना नंबर मार्क्स की फिर डिडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंडली मैंने आप लोगों को जो मिनी प्रोजेक्ट है ये फाइनल टर्म के लिए है, ठीक है। मैंने आपको वेबसाइट बताई थी ctms.engin, और ये इसका लिंक आपके इधर गूगल क्लासरूम में भी है, जो मैंने लास्ट लैब आपको करवाई थी। देखें ये कंट्रोल ट्यूटोरियल फॉर्मेट लैब 11 के साथ जो रूट लोकस और डिजिटल कंट्रोलर की एक लैब है, ठीक है। लैब 10 के साथ भी थी, आई थिंक। अच्छा, 10 के साथ नहीं थी, 9 के साथ था शायद, जी हाँ, 9 के साथ भी है, और लैब 11 के साथ भी है। आफ्ताब कह रहे हैं टास्क ईमेल करें, नहीं, टास्क ईमेल नहीं करने, यहीं पे आपने आके सबमिशन करनी है जो आपकी गूगल क्लासरूम है। और गूगल क्लासरूम में आपको बता भी चुका हूँ कि आप यहाँ पे आएँ, फिर क्लास वर्क पे क्लिक करें, और फिर जो असाइनमेंट होता है उस पर क्लिक करके उसको अपलोड करें, ठीक है। और वीडियोस भी अवेलेबल हैं, ट्यूटोरियल मैंने व्हाट्सएप पे भी शेयर की हुई हैं, तो वहाँ से आपने, क्योंकि मार्किंग हमने इसमें करनी है, ठीक है ना। ये देखें अभी ये मार्किंग मैंने इधर ही चेक करके इस पर करनी है, तो जब आप ईमेल पे करोगे तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, फिर वो कंसिडर नहीं होगा, ठीक है जी। अच्छा, तो प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो स्ट्रीम है यहाँ पे जो लिंक मैंने एक दिया हुआ है, ठीक है। जब आप इस लिंक पे आ जाओगे, कंट्रोल ट्यूटोरियल फॉर्मेट लैब, ठीक है, इसको आप ओपन कर लोगे तो ये आपके पास एक वेबसाइट खुल जाएगी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की ये वेबसाइट है। और यहाँ पे आप देख लो तो लेफ़्ट साइड पे कंट्रोल के अंदर, ठीक है, PID है, रूट लोकस है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है, ठीक है। तो आप चूज़ कर सकते हो। अब ये देखें, ये ऊपर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है मोटर पोजीशन, और नीचे फिर मैंने इसके ऊपर जो मैं कंट्रोल, फ्रीक्वेंसी, स्टेट स्पेस जो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। और उसका सारा प्रोसेस, इवन के उसकी जो मैटलैब कोड है, और जो अगर कोई सिमुलिंग पे हो रहा है, वो सब चीज़ें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब ठीक है, फिर ये देखें यहाँ पे मॉडलिंग भी इसकी है, कंट्रोल है, ये देखें सिमुलिंग के अंदर भी
कंट्रोल है। तो ये फिर अब मैं आप लोग ख़ुद भी इसको सर्च कर लोगे और फिर मैं असाइन भी कर दूंगा। अब डेफिनेटली अब अगर आप लोग काम नहीं करें तो मुझे ख़ुद फिर असाइन करना होगा। लेकिन अगेन यहाँ पे फिर मोटर स्पीड के ऊपर भी कंट्रोलर्स हैं, तो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो खैर चले, मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं हर एक को ये असाइन कर दूँ। पहले आप इस तरह कर लें कि अपने ग्रुप्स बना लें, ठीक है। मैं अभी गूगल क्लासरूम में यहाँ पे आपके पास एक असाइनमेंट अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या होगा जी, आपने ग्रुप्स बना लेने, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि ग्रुप्स किस तरह हम बनाएं, ठीक है। असाइनमेंट यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ कि आप अपने दे दें कि ग्रुपिंग या LCS मिनी प्रोजेक्ट ग्रुप्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि काइंडली मेक अ ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट्स, write their names and IDs in MS Word and attach the file here, ठीक है। और ये इस मिनी प्रोजेक्ट के आपको पता है कि 20 मार्क्स होते हैं आपके फाइनल में, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाएं, लेकिन इस वक्त जो है वो 20 मार्क्स होंगे। अच्छा, फ़िलहाल तो ये अनग्रेडेड ही होगा क्योंकि ये तो जस्ट आपने नाम अपलोड करने हैं, ठीक है। और ड्यू डेट हम रख लेते हैं इसकी 7, ठीक है। 7 हम इसकी ड्यू डेट रख लेते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि MS, अच्छा जलाल कह रहे हैं 2 स्टूडेंट्स, हाँ 2 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मेक अ ग्रुप ऑफ मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम, जी जलाल बोले। हम 2 बंदे कर सकते हैं इसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखें मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम 2 हो जाए और मैक्सिमम 4 हो जाए, ठीक है। चलिए सर। तो मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 4 स्टूडेंट्स का आप लोगों ने ग्रुप बनाना है और जस्ट वो नाम यहाँ पे अपलोड कर दें। फिर उन जब नेम्स मेरे पास आ जाएंगे फिर उस पे मैं आपको असाइनमेंट जो है वो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। मैं असाइन कर दूँगा आप लोगों को। जी अब्बास, अगर इवेंट पढ़ने साथ चलेंगे जी सर, 4 के बाद अगर इवेंट हो सर। नहीं 4 के बाद रिपीटर नहीं, 4 इज़ द मैक्सिमम, 4 इज़ द लिमिट और 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो आप 3 दोस्त और एक, लेकिन देखें असाइनमेंट मैं यहाँ पे जब मैं प्रोजेक्ट दूंगा तो मैं आपको उसका साथ में लिंक भी दूंगा, ठीक है ना। मैं ये लिंक कॉपी करके दूंगा और इसी से आपने सब कुछ करना है। तो ये पढ़िए, इसमें कोई इनोवेशन नहीं है, इसी में सब कुछ होगा, बस इसको देख के समझना है, इसी को उठा के मैटलैब में इम्प्लीमेंट करना है और वो फाइल्स मुझे भेजनी है। तो दिस विल बी वेरी इजी और आसानी से आप अगर मतलब आप चाहो तो इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हो। तो मेरा कोई ये मकसद नहीं है कि मैं आपको तंग करूं या किसी मुश्किल में डालूं, मैं जस्ट चाहता हूं कि आप लोग इन चीज़ों को सीख जाओ, ठीक है जी। तो अभी के लिए आप लोगों ने जस्ट ये करना है इस वीक में कि ग्रुप्स आप लोगों ने बना लेने हैं और ये ग्रुप्स यहाँ पे 7 जून तक अपलोड कर देने हैं और फिर मैं इनको आप लोगों को असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा। जो मिनी प्रोजेक्ट होगा वो फिर फाइनल के लिए आपका होगा और हो सकता है कि वाइवा भी शायद उसी में हो जाए आपके पास, ठीक है। तो इसमें बड़ी अच्छी तरीके से सब कुछ इसमें दिया हुआ है। अच्छा जी, तो मैं अभी अटेंडेंस के कुछ स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एंड जी नहीं ज़करिया, मैं आप नाम ग्रुप आप बनाओगे और जो प्रोजेक्ट होगा वो मैं असाइन करूँगा, ठीक है। उसमें लिंक भी गिवन होगा कि इस लिंक पे चले जाएं, यहाँ से ये कर लें, ठीक है। तो आसानी से आप लोग उसको कर लोगे, ठीक है जी। जी मैं 2 रेफरेंस सारे जमा किए हैं, वो आप मुझे भेज दें।
देख लेंगे, वो जो मिसिंग है उस पर टर्न इन आपने नहीं क्लिक किया होगा, तो देख लें अगर आपने उस पर टर्न इन। अच्छा, बस ठीक है, अगर देखें अपलोड हुआ तो वो फाइल तो गूगल क्लासरूम में होगी ना। अब ये तो वो लैब तो है नहीं कि वो कागज़ रखा है या कॉपी रखी है मिली नहीं है तो वो अगर अपलोड किए है तो बस वो ठीक है ना। ये वाला था सर, मैं नहीं अच्छा ठीक है, मैं देख लूँगा, हुआ ना हुआ दोबारा अपलोड कर देना, इसमें कोई खैर बड़ी बात नहीं है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन अगर हो किसी के, जी आमिर उस्मान वी लॉक से शुरू कर लेते हैं। जी आमिर, आपका कोई क्वेश्चन है जी? अच्छा जी। अच्छा जी, आमिर का नहीं है जी। आफ्ताब ज़ेब, आपका कोई क्वेश्चन है जी? आफ्ताब। आफ्ताब मेरे ख्याल से रिस्पॉन्ड, अच्छा ठीक है जी। जी क्वेश्चन तो नहीं है आफ्ताब कोई? जी अच्छा, सनाउल्लाह कह रहे हैं लैपटॉप का मसला है। जी क्या मसला है सनाउल्लाह? चलें एंड पे आते हैं, मैं ज़रा अटेंडेंस ले लूँ ताकि बाकी लोग चले जाएं। और अच्छा जी, आफ्ताब कह रहे हैं कि 7 डेट किस चीज़ के लिए? 7 डेट ग्रुप्स बनाने के लिए जी, ग्रुप्स जो आपने बनाने हैं अपने फाइनल प्रोजेक्ट के लिए, उसकी है। मैं अकेले कर लूँ एहसान कह रहे हैं। जी जी अकेले कर लें जी। जी जी। अच्छा जी, आफ्ताब हो गए, इसके अलावा तो ये मैं ख़ुद हूँ। अच्छा जी। अच्छा ठीक है, आतिफ़ जी, आतिफ़ ख़ान, आपका कोई क्वेश्चन है जी? ठीक है जी, ठीक है जी। बिलावल। ओके जी। दाऊद। ओके जी, ओके। जी ठीक है, ठीक है जी। जलाल, कोई क्वेश्चन है? अच्छा जलाल, आपने नेम तो दिए लेकिन ये नेम आपने उधर क्लासरूम में अपलोड करने हैं, ठीक है? एक वर्ड फाइल में लिख के, और जो असाइनमेंट मैंने उधर क्लासरूम में अपलोड किया है वहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है जी, ओके। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है जलाल? नो सर। ठीक है जी, ओके जी। ताहा, आपका कोई क्वेश्चन हो? अच्छा जी। महद, आपका कोई क्वेश्चन है जी? ठीक है महद, आपके ये मैटलैब वगैरह यूज़ कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, चलें कोशिश करें इंस्टॉल कर लें। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ओके ओके जी। मोहम्मद अब्बास। सर नहीं है सर। ओके 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 ठीक है, दोनों मोहम्मद अब्बास, एक मोहम्मद अब्बास ख़ान ने कह दी, अच्छा दूसरा भी कह रहे नहीं, ठीक है जी। अस्करी, अस्करी आपका कोई क्वेश्चन है? ठीक है अस्करी, आपके हो गया मैटलैब इंस्टॉल, हो गया जो इशू आ रहा था? अच्छा अच्छा, चले मैं एक और लिंक अपलोड करता हूँ, शायद उससे कुछ आपको फ़ायदा हो जाए, एक और वेबसाइट का, फिर देखते हैं। अच्छा जी, एहसान, आपका कोई क्वेश्चन है जी? नो सर। अच्छा जी। जी जक्रिया, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस? नो सर। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, सनाउल्लाह जी, सनाउल्लाह आप क्या कह रहे थे कि टास्क का इशू है? अच्छा चलें, मैटलैब का मैं कोशिश करूँगा कि एक और वेबसाइट मैं दे देता हूँ वहाँ से, और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स जिनके पास मैटलैब है उनसे भी पूछ लें कि कैसे उन्होंने इंस्टॉल किया है। तो चलें, मैं दोबारा एक और लिंक में अपलोड कर दूँगा, तो उससे आप फिर डाउनलोड कर लें। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अच्छा जी, उमैस जी, ठीक है, ओके जी, ओके जी। उमैस, आपका कोई क्वेश्चन है जी? उमैस काजी।
अच्छा, मैथ्स की तरफ से फ़िलहाल कोई रिस्पांस नहीं। अच्छा ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग, और मेरी तरफ से आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक हो। एंड सर जी। जो लोग अभी क्लासरूम लीव करना चाहते हैं वो जा सकते हैं। थैंक यू जी। जी जलाल जी। सर जी जी। सर जी मेरा अटेंडेंस सही है क्या? दाऊद शाह अटेंडेंस मैं देख लेता हूँ। जी लगा दिया, दाऊद शाह आपकी लगा दी। सर जी वो आपसे एक बात पूछनी थी। जी जलाल जी जी। सर ये वो जो हम सिमुलेशन के लिए वो दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे उसका अगर आप लिंक शेयर कर दें तो अ, उसमें हमने कर्नल साहब ने प्रोजेक्ट दिया वो बनाना है। वो सॉफ्टवेयर हमारे पास नहीं है। अच्छा, मल्टी सिम आप कह रहे हैं? बिल्कुल मल्टी सिम। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अपलोड कर देता हूँ क्लासरूम में। वैसे मैंने दूसरी क्लास में अपलोड किया, मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, और उसको फिर आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू सर। ओके जी। ओके ओके, चले जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज़ यू आर फ्री टू गो जी।
अस्सलाम वालेकुम नोमान। नोमान क्लास तो ख़त्म हो गई है, लेकिन आई एम स्टिल हेयर। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं प्रीवियस जो आपका काम था उसमें, तो आप पूछ सकते हैं। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था और इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि क्लास है 17। नहीं नहीं, ग्रुप में होती है ना इन्फॉर्मेशन, जो व्हाट्सएप का आपका ग्रुप है तो उसमें सब कुछ आता है। तो खैर है, ग्रुप में भी मैं, और दूसरा जो आपका गूगल क्लासरूम है, देखें गूगल क्लासरूम जो है, इसमें जब लेक्चर में अपलोड करता हूँ तो यहाँ लिखा होता है कि क्लासेस किस टाइम में। लेकिन खैर मैं भी आपकी अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ। एंड आल्सो आप मुझे बता दें इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्रीवियस लैब्स, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, प्लीज शेयर नहीं कर सकता मैं अच्छा सर, ठीक है, शेयर रिगार्डिंग देख लेना सर। ठीक है, हाँ इसकी आप रिकॉर्डिंग देख लेना। थैंक यू सर। ओके जी, ओके ओके। अच्छा जी, तो ये अच्छा, ये किसने ज्वाइन किया है? जी फ़हद। जी फ़हद, क्लास तो ओवर हो गई है। स्टिल आई एम हेयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं प्रीवियस लैब्स में तो यू कैन आस्क। अच्छा जी, क्वेश्चंस नहीं, ठीक है जी, ठीक है। तो मैं अटेंडेंस आपकी मार्क कर लेता हूँ, और नेक्स्ट टाइम कोशिश करें कि टाइम से आएँ। आज जस्ट मैंने दोनों क्लासेस के लिए एक सेशन रखा था क्योंकि आई हैव सम वर्क एट 11:20। तो नेक्स्ट वीक फिर अलग अलग सेशन होंगे दोनों क्लासेस के लिए। ठीक है जी, अटेंडेंस मैंने आपकी मार्क कर ली है। नहीं कोई मसला नहीं है, ठीक है, अटेंडेंस मार्क मैंने कर ली है। एंड देख लें, फिर कुछ असाइनमेंट भी अपलोड किया है वो देख लें।